टॉपिक रहता है लेकिन इम्पोर्टेंट रहता है। तो लगभग 2-3 क्वेश्चन आज आपका क्लियर हो जाएगा। पहला है कॉग्निशन एंड इमोशन, इसके बाद मेटा कॉग्निशन पढ़ेंगे और इसके बाद फिर मोटिवेशन थ्योरी देखेंगे। तो क्या है कॉग्निशन और क्या है इमोशन, आइए समझते हैं। अब शांत हो जाइए, नहीं पूरा है अभी, आज ऐसे ही लेट है 20 मिनट। तो कॉग्निशन और इमोशन, इसके बारे में पहले भी आप सुन चुके हैं। शुरुआती दौर में जब विकास का क्षेत्र पढ़ रहे थे उस समय संज्ञान और संवेग के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने। 4 क्षेत्र होते हैं, कॉग्निशन, इमोशन, सोशल और फिजिकल। तो ये 4 क्षेत्र में से आज देखेंगे कॉग्निशन एंड इमोशन, किस तरह से दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला आता है कॉग्निशन, जिसको कहते हैं आप संज्ञान। तो संज्ञान का क्या मतलब है? ठीक है, बात विचार करना, सोचना और सामाजिकरण, चिंतन। ठीक है, बहुत अच्छे। और कुछ नहीं आ रहा दिमाग में? अभी जो आप कर रहे हैं ये सवाल पूछने के बाद दिमाग पर जोर डाल करके याद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पर आप यूज कर रहे हैं मेंटल प्रोसेस का, और यही मेंटल प्रोसेस क्या कहलाता है? संज्ञान कहलाता है। अब इसके अंतर्गत आ जाएगा लॉजिक, तर्क आ जाएगा, समस्या समाधान आ जाएगा, याद करना आ जाएगा, फिर दोहराना आ जाएगा। तो जितने भी मानसिक क्रिया है सारी क्रिया किसके अंतर्गत आता है? संज्ञान के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर संज्ञान इसीलिए ये दिमाग बना हुआ है कि आप जितने भी कॉग्निशन की चीजें जितनी आएंगी सब आपके ब्रेन से रिलेटेड होगा। अब इसमें लर्निंग जैसे हो गया अधिगम, अधिगम किसका पार्ट है? संज्ञान का पार्ट है। जजिंग, कोई चीज आप जज कर रहे हैं या तर्क लगा रहे हैं या उस चीज को सही या गलत ठहरा रहे हैं तो क्या होगा? इवेलुएटिंग, जहाँ पर आप मूल्यांकन कर रहे हैं, मूल्यांकन पार्ट किसका है? संज्ञान का है। रीजनिंग लगाना, तर्क लगाना किसका पार्ट हो जाएगा? क्या दिल से तर्क लगाते हैं? परसीविंग, तो किसी भी चीज को की अनुभूति करना भी क्या कहलाएगा? परसेप्शन, संज्ञान कहलाएगा। याद करना क्या है? तो ये सारे टर्म है संज्ञान के, वही है थिंकिंग है, लर्निंग है, रीजनिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। हिंदी बताना जरूरी है क्या? डेली तो यही सब बात बोलते हैं, यही सब लिखते हैं। थिंकिंग का मतलब क्या हुआ? चिंतन करना, ठीक है लिख लीजिए, चिंतन। उसके बाद लर्निंग का मतलब अधिगम या सीखना, ठीक है। रीजनिंग का मतलब क्या होता है? तर्क लगाना, लॉजिक लगाना, ये चीज हुआ तो क्यों हुआ, ऐसा होता तो क्या होता, तो तर्क लगा रहे हैं। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग है, समस्या समाधान। तो समस्या समाधान में आप कॉग्निशन का यूज कर रहे हैं, संज्ञान का यूज कर रहे हैं। अनुभूति, किसी चीज के बारे में बच्चे का या आपका नजरिया क्या है, इसको कहते हैं अनुभूति, ये तो लिखा हुआ है। फिर लैंग्वेज आ जाता है, भाषा। भाषा भी कहाँ आएगा? संज्ञान में। ब्रेन का 2 पार्ट होता है, लेफ्ट और राइट, वेरी गुड। ये ब्रेन है, अब इतना नहीं तो यही कर देते, देखिए। लेकिन ये जो है ना ठीक नहीं, ये इधर देखना चाहिए इसको। तो एक हो गया इधर लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। अब इस लेफ्ट ब्रेन में जो आता है इसमें क्या आएगा? आपका भाषा आता है। भाषा कहाँ आएगा? बायां वाला में। और दायां वाला में जो आता है इसमें क्या आता है? क्रिएटिव आता है, क्रिएटिविटी। और क्रिएटिविटी को कहते हैं रचनात्मकता। तो रचना, कोई नया चीज करने वाली जो गुण होगी, जिसका ये वाला दिमाग ज्यादा एक्टिव होगा, जैसे साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, गणितज्ञ वगैरह होते हैं, तो यहाँ पर ज्यादा लॉजिक वाला काम जो होगा वो राइट वाले में होगा, तो उनका राइट वाला ज्यादा एक्टिव रहता है, लेफ्ट वाला कम रहता है। और हम लोगों को तो ऐसा लगता है दोनों ही कम है, ठीक है। भाषा में भी उतने अच्छे नहीं है, इसमें क्रिएटिविटी में भी उतने अच्छे नहीं है, लेकिन हम लोग तो सामान्य में आते हैं, तो एक सामान्य तक दोनों का यूज मिला करके कर लेते हैं। लेकिन उच्च जिसमें पाया जाएगा क्रिएटिविटी, उसमें राइट ब्रेन ज्यादा काम करेगा, और जिसमें भाषा का ज्यादा होगा तो वहाँ पर लेफ्ट ब्रेन, ठीक। फिर आ जाता है इमेजिनेशन, इसको क्या कहते हैं? कल्पना करना। क्या कल्पना कर रहे हैं आप? सीटेट निकलेगा, बीपीएससी निकलेगा, पहले वो बाइक लेंगे बड़ा वाला एकदम, ठीक है, 500 सीसी का, और घूमने जाएंगे मनाली उसी बाइक से। तो ये आप इमेजिनेशन कर रहे हैं, और उस इमेजिनेशन को पूरा करने के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत है। फिर आ जाता है याद करना, या स्मरण कहते हैं इसको, मेमोरी या स्मरण। तो याद करना भी आता है आपके मेंटल प्रोसेस के अंतर्गत। रिकॉल का मतलब क्या कहेंगे? दोहराना, बहुत अच्छे, वेरी गुड। लॉजिक तो तर्क बता दिए हैं एग्जाम्पल के लिए। ये सब चीजें क्या होगा? किसके अंतर्गत आएगा? संज्ञान के अंतर्गत आता है। तो जितने भी मानसिक क्रिया है सारे संज्ञान का पक्ष होता है। अब आ जाते हैं इमोशन पर। कुछ संवेग है जो कि जुड़ा हुआ होता है हमारे दिल से, हार्ट से। तो जैसे संज्ञान बोले, दिमाग को याद करना,
संवेग बोले तो हार्ट से, दिल से। अब इसमें क्या आता है, जैसे खुशी, खुशी मिलता है तो कहाँ से, दिमाग से खुशी मिलता है नहीं, दिल से खुश होते हैं, ठीक है। फिर ट्रस्ट, किसी पे भरोसा होता है तो कैसे करते हैं, कोई भरोसा तोड़ के चला जाता है या चली जाती है तो कहाँ से, यही उड़ जाता है, ठीक है। तो जब भरोसा उड़ जाए तो फिर पढ़ाई में पूरा पूरा मन लगता है, इसीलिए फिर IAS बनता है, IPS बनता है। तो ये वाला भरोसा उठना जरूरी होता है, जिंदगी में एक बार उठना चाहिए। डर, डर भी, अब एक मनोवैज्ञानिक था JB वाटसन, कौन, JB वाटसन। तो इन्होंने कहा था कि मनुष्य में 3 प्रवृत्तियां जन्मजात होती है, कितने, 3, कौन कौन से, फियर, एंगर, लव और लव। तो ये हो गया डर, ठीक है। ये डर जो है बच्चे में जन्मजात होता है। छोटा बच्चा है उसको अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन जोर से कहीं गिलास गिर जाए घर में तो वो चौंक उठता है, डर जाता है, तो जन्म से होता है। एंगर, क्रोध भी आ जाता है, जब उनको भूख लगती है तो गुस्से से चिल्लाने लगता है, तो ये एंगर भी है। आप मुस्कुराइएगा देख करके वो भी मुस्कुराएगा, मतलब उसमें प्यार है, तो ये भावना। तो शुरुआती दौर में बच्चे को जितना ज्यादा ये प्यार, अफेक्शन मिलता है, अटैचमेंट मिलता है, बच्चे में ज्यादा भरोसा बढ़ता है, तो दूसरों पे ज्यादा भरोसा करेगा। अगर यही प्यार नहीं मिल पाता है तो वहां पर उसको अपने माँ बाप से उतना ज्यादा अटैचमेंट नहीं हो पाता है। इस वजह से ऐसे बच्चे आगे चल करके फिर दूसरों पे भी भरोसे नहीं करते हैं, ठीक है। तो यही वजह है। अब मैसेज किया, रिप्लाई किए, घंटा के बाद क्या बोलेगा, कहीं तो कहीं जरूर ये बिजी होगा दूसरे जगह, स्क्रीनशॉट भेजो, कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे। तो ये भरोसा नहीं है सामने वाले पे, ये होता है। इतना ज़्यादा कैसे लेट हो गया, 10 सेकंड लेट से रिप्लाई कर रहे हैं, इसके बीच क्या कर रहे थे, कहाँ गए थे। तो ये है आपका लव अफेक्शन। शुरुआती दौर में कम रहेगा, भरोसा कम होगा बच्चे का। शुरुआती दौर में ज़्यादा विकास हुआ होगा, माँ बाप से ज़्यादा प्यार मिला होगा, ज़्यादा अटैचमेंट होगा, तो वो माँ बाप पर पहले भरोसा करता है, फिर धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो इस तरह से दुनिया में भी लोगों पर भरोसा होता है। सरप्राइज, अचानक से कोई सरप्राइज दे दे तो दिल से खुशी मिलती है, तो ये भी किसका पार्ट है, संवेग का पार्ट है, इमोशन का पार्ट है। सैडनेस, आप कभी कभी बहुत ज़्यादा खुशी हो जाते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, तो ये पार्ट है आपका संवेग का। डिस्गस्ट, ये क्या है देखना एक बार तो। फिर एंगर तो आ गया वाटसन के अकॉर्डिंग, क्या है, क्रोध और एंटीसिपेशन। तो कहीं भी आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप अपना योगदान दे रहे हैं, उसमें दिल से योगदान देते हैं, इस तरह से होता है। आपको खुशी मिलता है कोई चीज़ अच्छा काम करके, तो ये सब चीज़ जुड़ा हुआ है, किससे, इमोशन से जुड़ा हुआ है। तो एतमाद करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, ठीक है। गिरना है तो गिरना भी दिल से ही करते हैं ना, ठीक। किसका पार्ट है, गिरना मतलब क्या होता है, कैसे समझा। अब कोई बच्चा इसमें होता होगा, किसी को देख करके जलता होगा जरूर, ठीक है। अब वो उसके बगल में बैठ जाए तो उसको बड़ा दिक्कत होगा, तो वो सोचेगा कि मेरे बगल में ना आए, दूर में ही रहे। अब रहमान और खलीक जैसे है, एक दूसरे से गिरना है, दूर ही दूर बैठेगा, तो इसीलिए बीच में असलम बैठा हुआ है। तो ये क्या है, उससे दुश्मनी है, यानी गिरना है, उससे नफरत है। और हमें भी समाज में भी इस तरह से देख करके लोगों से कभी कभी जलते हैं, घृणा करते हैं कि वो बच्चा अच्छा नहीं है, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, उसको देख करके ही मूड खराब हो जाए, या जिसको देख करके ही मूड खराब हो जाए उससे घृणा। ब्रेकअप के बाद जो हम करते हैं उससे, उसी को कहते हैं घृणा, ठीक है। अब देखिए ये किसका साइन है, कौन कह रहा है, सैडनेस का, क्रोध का है, ठीक है। जब गुस्सा होते हैं, आजकल के ज़माने में ये इसलिए लाए हैं कि अभी जो गुस्सा करते हैं वो बोल करके नहीं करते हैं, यही भेज देते हैं, समझ जाता है सामने वाला, या स्टेटस लगाते हैं। अगर डायरेक्ट बात नहीं कर पाते तो स्टेटस में ये लगा देते हैं, तो बाकी सब समझ जाता है कि गुस्सा में है बच्चा, कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। फिर ये वाला उदासी वाला, ठीक है, नॉर्मली कुछ नहीं बोलेगा, शांति से खड़ा है, ठीक ठाक है मूड, यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशी है, अचीवमेंट मिल गया, खुशी मिल गई है बच्चे को, ठीक है। आज प्रपोजल जो है एक्सेप्ट हो गया, खुश है, ये बात है। हम लोगों को इससे क्या लेना ना, क्या प्रपोजल एक्सेप्ट करे ना करे, अपना तो नौकरी लेना है, ठीक है, इस सब पे ध्यान नहीं देना है। लेकिन इस सब पे ध्यान नहीं देना के बावजूद कह रहा है संवेग हमारे जीवन में रंग भरती है। तो इमोशन ही है जो ये दुनिया इतना खूबसूरत दिखती है। अगर इमोशन ना हो तो आजकल के रोबोटिक दौर में आप देख रहे हैं दुनिया में अलग अलग रोबोट्स बनाए जा रहे हैं लड़के लड़कियों की शक्ल में, तो क्या उसमें इस तरह से संवेग है? वो भी इंसानों के तरह ही चल सकता है, बोल सकता है, बात कर सकता है, लेकिन प्यार नहीं कर सकता है, दूसरों के दर्द को नहीं समझ सकता है। तो ये इमोशन है जो रंग भरती है, जो हमारे लिए खुशियाँ लाता है, जो कि हम अभी मेहनत कर रहे हैं इस इमोशन की वजह से कि आज हम पढ़ लिख करके ऐसा बन जाएंगे कि घर वाले का नाम रोशन करें, घर वाले को
इस तरह से खुशी रखे, कहीं घूमने के लिए जाए, अपना एक छोटा सा फैमिली हो, एक परिवार हो, छोटा सा 2 बच्चे हो, मनाली घूमने जाए, दार्जिलिंग घूमने जाए, तो किससे जुड़ा हुआ है? संवेग से जुड़ा हुआ। अगर ये संवेग नहीं है तो क्या करना है फिर? बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको सिर्फ पैसों से मतलब रहता है, बाकी दुनियादारी से नहीं, तो क्या वो खुश रहते हैं जिंदगी में? नहीं रह पाते हैं, वो अकेला फील करते हैं। तो इसके लिए क्या करना होता है? संवेग का जरूरी होता है। अब आप रोड पर जा रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसको पानी की जरूरत है, मदद की जरूरत है, तो अगर आपके अंदर ये संवेग है तो आप रुक करके उसकी मदद करेंगे, हॉस्पिटल ले जाएंगे। अगर ये संवेग डेवलप नहीं हुआ या नहीं है आपके अंदर, तो आप सोचेंगे कि मेरा इसमें क्या जा रहा है, वो जाने, उसका काम जाने, और चलाओ गाड़ी इस तरह से, या जो भी हुआ है वो इस पर ध्यान नहीं देगा, वो अपने काम के लिए निकल जाएगा। उसको लगेगा कि अगर यहाँ पर हम रुक करके इसका हेल्प करेंगे तो पुलिस वाला मामला हो जाएगा, जब पुलिस वाला मामला हो जाएगा तो मेरा टाइम वेस्ट होगा। लेकिन एक इंसानियत ये कहता है कि टाइम वेस्ट हो जाए, अगर जिसमें संवेग है इस तरह से या परिपक्व है, तो क्या करेगा? वो उसकी मदद करेगा। किसी को दुख में देखेगा तो वो अपना दुख समझेगा, उसकी मदद करने की कोशिश करेगा। तो ये है संवेग, जो हमारे जिंदगी में क्या करती है? रंग भरती है। सकारात्मक संवेग जीवन में खुशहाली रहेगी और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। जब पॉजिटिव आपके अंतर्गत ये रहेगा, संवेग रहेगा, तो आप आगे बढ़ने की ओर अग्रसर होंगे। और निगेटिव वाला आ जाए तो दुनिया छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे कि इस दुनिया में अब कुछ रखा नहीं है, ज्यादा कुछ है नहीं देखने के लिए। जबकि ऐसा है क्या? नहीं है। और ये तो बता चुके हैं 3: डर, क्रोध, प्यार। ठीक, तो ये क्या होता है? जन्मजात होता है। जन्म से ये तीनों प्रवृत्तियां बच्चे में पाई जाती है। अब संवेग है, जैसे संवेग को हम कैसे कंट्रोल करते हैं, एक एग्जांपल से समझिएगा। जैसे किसी की मैयत में गए हो या मरकी में गए हो, तो क्या वहाँ क्या करते हैं? किस मुद्रा में रहते हैं? तो वहाँ देखते हैं सब दुखी है तो हम भी दुखी रहते हैं। कभी हंसते हुए किसी को देखा है? अगर कोई हंस जाए तो लोग क्या कहेंगे कि इसका दिमाग खराब हो गया, या इसका जो ये रिलेटिव था ये देख करके इनको पगला गया है, या इस तरह से बात कहते हैं। और शादी में गए और वहाँ जा करके इसको क्या हो गया, ये ऐसे क्यों घूम रहा है? तो वहाँ पर जिस तरह से हम जिस तरह का माहौल देखते हैं उस तरह से रिएक्ट करते हैं। कौन करता है? ये संवेग कहलाता है। तो अपने संवेग पर हम कंट्रोल करते हैं। जब मरकी में मैयत में गए हो तो वहाँ हम मुंह बना के रहते हैं, उस तरह रहते हैं, या फील करते हैं कि जिनके घर वाले चले गए उन पे क्या बीतती होगी, वो क्या सोचता होगा, इस तरह से फील करते हैं। हम भी फील करते हैं, क्योंकि ऐसे जो है सिचुएशन मेरे साथ भी कभी होगा। और जब शादी में गए तो पूरा डीजे बज रहा है, नाच रहा है, गाना गा रहे हैं, मजे कर रहे हैं, तो वहाँ का एक अलग होता है। अपने संवेग को माहौल के अनुसार ढालना कहते हैं हम संवेग में परिपक्वता या मेच्योरिटी। तो परिपक्व, अगर संवेग में परिपक्वता है, मेच्योरिटी आ गई है, तो आप अपने संवेग का सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसा माहौल देखेंगे वैसे माहौल में ढल जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े सर। लड़का लड़की किसका संवेग ज्यादा होता है? ये तो बोल दिया। तो शुरुआती दौर में विकास जैसा होगा वैसा होगा। अब ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, क्या उसमें जज्बात नहीं था? तो इससे नहीं कंपेयर कर सकते किसमें ज्यादा था किसमें कम होता है। ठीक, लेकिन मोस्टली देखा जाता है कि ज्यादा जज्बाती जो है लड़की जल्दी हो जाती है जज्बाती। तो ऐसा नहीं कहेंगे ज्यादा जल्दी में जज्बाती होना, ये नहीं कहेंगे कि वो ज्यादा मेच्योर है। ऐसा नहीं कहेंगे कि संवेगिक रूप से ज्यादा मेच्योर है इसलिए जल्दी जज्बाती हो जाती है, जल्दी रो देती है। ऐसा नहीं कहेंगे। वो इमेच्योरिटी है या मेच्योरिटी कम है उसमें। अगर मेच्योरिटी रहेगी, परिपक्वता रहेगी, तो वो समय के अनुसार वो अपना बिहेव करेगी, उस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करेगी। यानी कोई सिचुएशन ऐसा आ जाए तब भी उसमें वो हिम्मत होना चाहिए उससे लड़ने का। इस तरह से अभी तो 2 बात कोई बोल दे तुरंत रोने लगेगा, तो ये मेच्योरिटी नहीं है। तो ज्यादा नहीं, इसको नहीं मानेंगे कि ज्यादा है। ज्यादा रहेगा तो वो तो उस अकॉर्डिंग करेगी बिहेव ना। अब फीलिंग है, भावनाएं संवेग का आवश्यक शर्त है। तो ये भावनाएं जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, ये फीलिंग किसका? संवेग का ही एक पार्ट है और एक आवश्यक शर्त है, जरूरी शर्त है। इमोशन आर सब्जेक्टिव। इसका क्या मतलब हुआ कि संवेग कैसा होता है? सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव का मतलब होता है कि उसमें परिवर्तन आ सकता है समय के साथ, और आता भी है। और ऑब्जेक्टिव बोल दे तो उसमें एक ही ऑप्शन सही होगा, उसमें कभी बदलाव किया जा सकता है ऑप्शन में। तो ऑब्जेक्टिव जो होता है उसमें बदल नहीं सकते, फिक्स होता है। और सब्जेक्टिव जो होता है वो वेरीज करता है, जिस तरह का सिचुएशन उस तरह से आप संवेग को एक्सप्रेस करेंगे। तो ये सब्जेक्टिव होता है जिसमें बदलाव की प्रक्रिया शामिल होती है, समय के साथ बदलते रहता है, इसीलिए इसको सब्जेक्टिव कहा गया है। अब कह रहा है एनीवन कैन बी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये महोदय कहा था किसने? अरस्तु, नाम सुने हैं? तो दर्शन शास्त्र के जन्मदाता कौन है? अरस्तु है। और उसी दर्शन शास्त्र का ये पार्ट है क्या? साइकोलॉजी निकल करके बाद में बाहर आया 1879 में, जब पहला लेबोरेटरी खोला गया था। कहाँ? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। उस समय ये अलग पार्ट हुआ था किसका? दर्शन शास्त्र का, साइकोलॉजी या मनोविज्ञान। तो ये अरस्तु साहब कहते हैं एनीवन कैन बिकम एंग्री
अभी समझाते हैं हिंदी में। दिस इज इजी बट टू बी एन एंग्री विथ द राइट पर्सन टू द राइट, ये राइट ये बनाऊंगा, टू द राइट डिग्री एट द राइट टाइम, और कह रहा फॉर द राइट पर्पस इन द राइट वे, दिस इज नॉट इजी। इतना बड़ा का कहना का कुल इतना सही मतलब था कि गुस्सा कोई भी इंसान हो सकता है, ठीक है, कोई भी इसमें है, गुस्सा आ सकता है, ये बहुत आसान काम है, लेकिन सही समय पर सही व्यक्ति पर सही मकसद के लिए गुस्साना सबसे कठिन काम है, जो कि हम नहीं कर पाते। कब कितना गुस्साना है वो हम नहीं कर पाते हैं। बस जब गुस्सा आ गए तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गए, जब गुस्साने का समय था उस समय गुस्सा ही नहीं आ रहा, मजाक में ले रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल। कौन कह रहा है? अरस्तु कह रहा है। तो गुस्साना बहुत आसान काम है, लेकिन क्या कह रहा है? सही व्यक्ति पर सही डिग्री में, सही मात्रा में और सही टाइम पर सही मकसद के लिए गुस्साना क्या है? बहुत कठिन है। तो ये संवेग है। आप अगर इस तरह से कर पाते हैं कि अभी जो इन्होंने गलती किया इसको कितना सा डांटना चाहिए, कितना डांटना चाहिए कि ज़्यादा हर्ट भी ना हो और इसको बुरा भी ना लगे, या वो चीज़ें समझ गए जाए जो चीज़ इन्होंने गलती किया हो, तो ये चीज़ें बहुत कठिन। अगर ये हम कर लेंगे तो क्या कहेंगे? संवेगिक रूप से हम मेच्योर हो गए, परिपक्व हो गए हैं, और इस पर कंट्रोल करने की जरूरत होती है। तो जब लाइफ स्किल पढ़ेंगे इस तरह से तो अपने संवेग को धीरे धीरे आप बेहतर कर पाएंगे, और जब बेहतरी होगी तो क्लासरूम में आप बच्चों को कितना डांटना है, कैसे डांटना है, कब डांटना है, ये चीज़ें सीख पाएंगे। ठीक, कोई मास्टर इतना गुस्सैला होता है कि छोटी सी बात पर डांट देते हैं, इससे क्या होता है? बच्चे को हर्ट होता है। अगर सही चीज के लिए डांटा जाए तो बच्चे को बुरा लगेगा कभी? वो भी फील करेगा कि मैंने ये गलती किया है इसलिए मुझे डांटा गया। अधिगमकर्ता में संवेगिक दुश्चिंता के कारण। अब होता है कुछ संवेगिक दुश्चिंता। अब ये किस तरह की दुश्चिंता होता है? एक बच्चा एक बार फेल हो गया है, 2 बार फेल हो गया, तो उसको अब धीरे धीरे लगने लगता है कि आगे भी हम इस तरह से पास नहीं हो पाएंगे। इस तरह की दुश्चिंता होने लगे तो समझ लीजिए क्या है वो। अब संवेगिक रूप से, एक तो संवेगिक रूप से वो उसको कठिन मतलब झेल ही रहा है, धीरे धीरे उसके अधिगम में कमी आएगा, और फिर धीरे धीरे अधिगम को छोड़ देगा, सीखने के लिए छोड़ देगा, और लास्ट में कह देगा कि अब ये हमसे नहीं होगा, ये एग्जाम हमसे नहीं निकलेगा। तो ये होता है अधिगमकर्ता में इस तरह की दुश्चिंता होती है। फेल होने का डर या उसका नंबर नहीं बढ़ रहा है इसका डर होता है। इस डर को दूर करना है, टीचर को हावी होने नहीं देना है, क्योंकि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो कि इस एग्जाम को पास नहीं कर सकता है या उसको अचीव नहीं कर सकता। कोई ऐसी चीज बनी है जो इंसान उसको अचीव ना कर सके? ऐसी कोई चीज नहीं है, तो कर सकता है। स्कूल के साथ कुसमायोजन। अब क्या करेगा जब ये संवेगिक दुश्चिंता होगा बच्चे में, या इमोशनली रूप से वो स्टेबल नहीं है, तो स्कूल के साथ क्या करेगा? कुसमायोजन। क्लासरूम में शांति से ये बच्चा नहीं बैठेगा, अपना तो नहीं बैठेगा, बगल वाले को भी डिस्टर्ब करेगा, इसको कहेंगे कुसमायोजन। यानी स्कूल के साथ कुसमायोजन, स्कूल में वो एप्रोप्रिएट फिट नहीं हो पाएगा। फिर कह रहा है खराब शारीरिक स्वास्थ्य। अब संवेगिक रूप से जो पीड़ित बच्चे हैं उसका जो हेल्थ होगा वो भी क्या होगा? खराब होगा, स्वस्थ नहीं होगा, उस तरह से सोच नहीं पाएगा। एक फिट बच्चा जिस तरह सोच पाएगा, समझ पाएगा, ये बच्चे नहीं सोच पाएंगे। सामाजिक और आर्थिक समस्या पैदा करेगा, समाज में भी समस्या खड़ा करेगा और घर में भी। आर्थिक रूप से भी फिर कमजोर होगा, काम धंधा नहीं करने लगेगा, प्रॉपर स्कूल नहीं जाने लगेगा। तो ये सब डिपेंड करेगा बच्चे पर। स्कूल में फेल या एकेडमिक उपलब्धि में कमजोर, और जब स्टेबल नहीं है, जब ये दुश्चिंता का कारण बन चुका है, तो इस पढ़ाई में भी पीछे होगा, लर्निंग भी नहीं हो पाएगी, जिससे एकेडमिक में फिर वो धीरे धीरे फेल होना शुरू कर देगा। तो ये है दुश्चिंता और इसके कारण। अब संज्ञान एवं संवेग आपस में क्या होते हैं? अंतर्निहित होते हैं। संवेग किससे जुड़ा हुआ है? संवेग संज्ञान से जुड़ा हुआ, या संज्ञान संवेग से जुड़ा हुआ। तो एक दूसरे से दोनों जुड़ा हुआ होता है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करता है। ब्रेन का कोई एक पार्ट अगर खराब हो जाए, टूट जाए, फूट जाए, तो दिल भी काम नहीं करता है, घबराने लगता है। अब मेरा क्या होगा, अब पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे, आगे क्या होगा, मेरा तो एकदम क्या लग रहा है दिमाग ही खत्म हो गया, या चोट लग गया, पता नहीं, कोई नस कट तो नहीं गया, इस तरह से। तो ये सब चीजें हम सोचने लगते हैं, और इस पर मेरे हेल्थ पर, पूरा शरीर पर असर पड़ता है। लेकिन संवेगिक रूप से भी हम चिंता में रहते हैं, तो ये चीज होता है, एक दूसरे को प्रभावित करेगा। ब्रेकअप हो गया, बहुत ज्यादा सैडनेस रहेगा, बेचारा रात भर सोचेगा, रात को सोएगा नहीं, 3 बजे स्टेटस लगा के सोएगा आप सोने जा रहे हैं क्या, तो सारे गुस्सा कहाँ उतारेगा? स्टेटस पे। तो ये बात समझने वाली है। एक दूसरे से है कि नहीं जुड़ा हुआ? जब दिल टूटा है तो दिमाग से क्या लेना, आराम से सो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये होना चाहिए, तो दूसरे से जुड़ा हुआ, इसी वजह से ये सब चीजें होती है। दोस्त भी है मेरे ऐसे बहुत सारे, आपके भी दोस्त होंगे, आप ही में से कोई ऐसा होगा। इस तरह से होने पर, उस तरह की घटना घटने पर रात में 3 बजे सोएंगे और लोगों को लगेगा कि बेचारा पढ़ के सोया है लेट तक। ठीक, तो ये चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन बन जाता है, कब ये दोनों स्वतंत्र होगा? जब एक मनोवैज्ञानिक आया, इसको कहते हैं जोंक। अंतर्निहित मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ, एक दूसरे को प्रभावित करेगा।
अब ये व्यक्ति आए एक मनोवैज्ञानिक जोजोंग और इसने आके कह दिया कि संवेग और संज्ञान एक दूसरे से स्वतंत्र है, दिल का दिमाग से कोई लेना देना नहीं है। अब ये बात कह के चले गए, अब किस सेंस में कहे थे वही जाने। तो क्या कह दिया इन्होंने, संवेग और संज्ञान एक दूसरे से स्वतंत्र है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दिल टूट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे हमारे संज्ञान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कौन कह रहा है, जोजोंग। तो जब भी, ध्यान से सुनिए, जब भी कहे जोजोंग के अनुसार संवेग और संज्ञान क्या है तो क्या कहेंगे, सिर्फ ये एक ही कंडीशन में स्वतंत्र होगा जब जोजोंग लिखा हुआ रहेगा, वरना क्या होता है, अंत्य संबंधित होता है। सिर्फ संवेग और संज्ञान ही नहीं, बाकी चारों पक्ष पीसीएसई वो भी अंत्य संबंधित होता है। पीसीएसई पढ़े है ना, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशन, तो चारों पक्ष आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो संवेग और संज्ञान भी क्या होगा, जुड़ा हुआ होगा आपस में। लेकिन जब जोजोंग का कहे तब कहेंगे स्वतंत्र होता है, ठीक है, इसके अनुसार, जोजोंग के अनुसार। अब है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, यानी शैक्षिक अनुप्रयोग। तो शिक्षा में किस तरह से अनुप्रयोग करेंगे, एज ए टीचर आप क्लासरूम में बच्चों को इस तरह से सांवेगिक रूप से उसको क्या करेंगे, उसका विकास करेंगे, बच्चों की भावनाओं का आप कदर करेंगे, उसकी अवहेलना नहीं करेंगे, उसके इमोशन को आप रिस्पेक्ट देंगे, यानी उसको रिस्पेक्ट देंगे बच्चे के साथ ऐसा कोई भेदभाव या वर्गीकरण नहीं करेंगे जिससे कि उसके संवेग पर इफेक्ट पड़े, वो भी नकारात्मक रूप से, ताकि सीखने में भी बाधा ना बने। तो इस तरह से एज ए टीचर क्या करेंगे, और दोनों से मिली हुई भावनाएं, संवेग और संज्ञान से जुड़ी हुई चीजें क्या करेंगे, सिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज है आपका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। अनुप्रयोग का मतलब क्लासरूम में लागू करना उस चीज को, ठीक है, प्रयोग में लाना। तो कैसे इस इमोशन और इस संवेग को डेवलप करने के लिए आप क्या करेंगे, क्लासरूम में बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, क्या चीज लाएंगे जो बच्चे में संज्ञान विकसित हो, संज्ञानात्मक रूप से बच्चा सोचने के लिए तैयार हो, तर्क करे, लॉजिक लगाने लगे। आप क्या करेंगे, बच्चे के सामने उस तरह से समस्या प्रकट करेंगे, बच्चों को उन कामों में लगाएंगे, बच्चों को एक्टिव रखेंगे, बच्चों को किसी समस्या के समाधान में लगाएंगे। फिर आप ऑब्जर्व करेंगे, बच्चा सोचने के लिए मजबूर हो जाए, ऐसी ऐसी समस्याएं पेश करना है बच्चे के सामने, वो भी उनके डेली लाइफ से हो, तो वो उनका अनुप्रयोग था। अब एक छोटा सा टॉपिक इसके अंतर्गत वो कंप्लीट हो गया है। अब है आपका मेटाकॉग्निशन, परासंज्ञान या अधिसंज्ञान। अब ये मेटाकॉग्निशन या परासंज्ञान क्या होता है, अभी हमने पढ़ा संज्ञान, अब मेटाकॉग्निशन आया था, संज्ञान के आगे जाकर के सोचना, ठीक। तो संज्ञान के आगे जो चला जाए उसको कहते हैं मेटाकॉग्निशन, परासंज्ञान। अब परासंज्ञान में क्या होता है, संज्ञान में हमने देखा कि चिंतन, तर्क करना, लॉजिक लगाना, भाषा, समस्या समाधान, डिसीजन मेकिंग, ये सब आता है संज्ञान के अंतर्गत। लेकिन जब मेटाकॉग्निशन या परासंज्ञान कहे तो कहेंगे उस चिंतन के बारे में चिंतन करना क्या कहलाएगा, मेटाकॉग्निशन या परासंज्ञान। तो चिंतन के बारे में चिंतन कर रहे हैं हम, जो जा रहे हैं यहाँ से क्लास से, तो कितना हम पढ़ पा रहे हैं। रात में अगर ये सोचिएगा कि दिन भर में आज हमने कितना पढ़ा और मुझे कितना पढ़ने की जरूरत थी, क्या हम यहाँ से आते हैं कोचिंग से कॉपी बंद करके जाते हैं, फिर आकर के दोबारा कोचिंग में ही खोल रहे हैं, इससे क्या हम पास हो पाएंगे या हमारा नंबर बेहतर आएगा, ये सब चीजें अगर आप सोचने लगे, आप कौन सा थिंकिंग कर रहे हैं, मेटाकॉग्निशन का यूज कर रहे हैं, परासंज्ञान का यूज कर रहे हैं। तो आप अपने ही बारे में क्या कर रहे हैं, चिंतन के बारे में चिंतन कर रहे हैं कि यार मुझे ये एग्जाम नहीं दिखा है, लेकिन टेंशन क्यों नहीं हो रहा, तो ये टेंशन क्यों नहीं हो रहा है, उसके बारे में भी सोचना क्या कहलाता है, मेटाकॉग्निशन या परासंज्ञान कहलाता है। आप जागरूक हो रहे हैं सीखने के बारे में, उस जागरूकता के बारे में जागरूक होना क्या कहलाएगा, मेटाकॉग्निशन हो जाएगा। यानी कहेंगे इसमें थिंकिंग का जो लेवल होगा वो लेवल के अंदर लेवल होता चला जाएगा। जितना ज्यादा आप डीपली सोचिएगा उतना ज्यादा आप मेटाकॉग्निशन का यूज कर पाइएगा। तो बेसिकली बच्चों को मेटाकॉग्निशन करवाना, परासंज्ञान करवाना, इस तरह से सोचने के लिए देना है कि वो खुद के बारे में सोचे, खुद लॉजिक लगाए कि हमको कितना पढ़ना है, कितना तैयारी करना है, आगे चल करके क्या करना है, अगर ये चीज हुआ तो क्यों हुआ, उसका अगर वो हल ढूंढ ले फिर उसका हल ढूंढे, और इसमें क्या हो सकता है, एक ही चीज के बारे में अलग अलग लेवल में जाकर के सोचना मेटाकॉग्निशन कहलाता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, चिंतन के बारे में चिंतन, चिंतन के बारे में चिंतन क्या कहलाता है, मेटाकॉग्निशन, यानी थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, ठीक। दूसरा क्या कहेंगे, जागरूकता के बारे में जागरूक, अवेयरनेस अबाउट अवेयर, या अवेयर अबाउट अवेयरनेस होगा, ठीक। तो ये क्या कहलाता है, मेटाकॉग्निशन कहलाता है। जब आप चिंतन के बारे में चिंतन करना शुरू कर दे तो आप सीटेट चुटकियों में निकाल लेंगे
क्या रूटीन होना चाहिए, कितना घंटा मुझे पढ़ना चाहिए, किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ये पता नहीं होगा, उनको लगता होगा कि ये CDP जो पढ़ रहे हैं मात्र 30 नंबर का है, लेकिन ये अपने आप में सिर्फ 30 नंबर नहीं होता है। ये कितने नंबर का होता है? ये 90 नंबर का है। अब बोलेंगे कैसे 90 नंबर का CDP हो जाएगा? तो 30 नंबर तो ये अपने आप में खुद है। 15 नंबर का मैथ पेडागोजी, जब यहाँ पर मूल्यांकन पढ़ेंगे, अधिगम पढ़ेंगे, तो ये सारे टॉपिक रिलेटेड होता है किससे? मैथ पेडागोजी से भी। जब यहाँ पर आपका पूरा पकड़ बन जाएगा CDP में 30 नंबर पर, तो मैथ पेडागोजी में थोड़ा सा आप क्लास कर लीजिएगा तो वो रिलेट कर पाइएगा मैथ और CDP में, तो वहाँ का 15 नंबर आपको सॉल्व हो जाएगा। फिर इसी तरह EVS का जो पेडागोजी होता है, सिर्फ यहाँ जितना चीज़ आप सीख रहे हैं वहाँ पर्यावरण से जोड़ करके उस नज़रिए से देखेंगे तो वहाँ का क्वेश्चन बनने लगेगा। तो 15 नंबर कहाँ का आ गया? मैथ का आ गया, पेडागोजी का। फिर 15 आ गया EVS का। फिर 15 आ जाएगा हिंदी का। और फिर 15 आ जाएगा उर्दू या इंग्लिश या संस्कृत का। तो ये सब जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। इसीलिए कहते हैं कि CDP में हमेशा स्कोर कितना होना चाहिए? मेरे नज़रिए से कम 27 नंबर आ रहा है तो समझिए कि आप बाकी सब्जेक्ट में बेहतर कर पाएंगे। जहाँ CDP में आपका 22 नंबर आया, आपको लगेगा कि मेरा जो है ना 20 पार आ गया, बहुत अच्छा नंबर है, लेकिन अदर सब्जेक्ट में आपका घट करके 12, 13, 14 हो जाएगा। यही वजह होता है। जिस दिन आप CDP में 27 स्कोर करने लगेंगे, मॉक टेस्ट में 28, 29 करने लगेंगे, आपके बाकी सब्जेक्ट में भी नंबर बेहतर होने लगेगा, बाकी सब्जेक्ट में भी 18, 19, 20 आने लगेगा। तो इसको इस नज़रिए से पढ़ना है, इतना नंबर हम टैकल कर रहे हैं, बाकी इसको कोरिलेट करना है अदर सब्जेक्ट से। इसके बाद जो सारे टॉपिक पढ़ेंगे सारे कॉमन टॉपिक होगा, यहाँ भी वही चीज़ होगा, बाकी सब्जेक्ट में भी वही होगा, उसको जोड़ करके पढ़ाएंगे। तो दोनों जगह, जैसे ब्रिक्स और काल्प है, पढ़े होंगे आप लोगों ने भाषा में, तो वो चीज़ें भाषा के बारे में यहाँ भी है वहाँ भी है, तो दोनों जगह जुड़ा हुआ है। तो वहाँ पढ़ लीजिए या यहाँ पढ़ लीजिए, तो दोनों रिलेटेड है। भाषा के बारे में जो वहाँ कहेगा यहाँ क्या अलग कहेगा, वही बात कहेगी। तो इस चीज़ के बारे में चिंतन करना है कि हम कितना पढ़ रहे हैं, या खाली आने जाने में लगा रहे हैं, कोचिंग में क्या कर रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं, क्या हम डेली जितना पढ़ते हैं उसको रिवीजन कर पा रहे हैं या कॉपी में रखा हुआ रह जाता है। अभी का समय जो होता है वो सिर्फ कॉपी में जमा करने का नहीं है, क्योंकि टाइम कम है, 2 महीना या 1.5 महीना जो भी है, इसमें क्या करना है, डेली प्रैक्टिस करना है। इस सब्जेक्ट पे मेन फोकस रहना चाहिए। बाकी सबको ऐसा नहीं कह रहे कि नकार देना चाहिए, उस पर भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन इस पर पकड़ बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। समझ गए कि नहीं? ठीक है। अब है मेटा कॉग्निशन अबाउट कॉग्निशन। तो ये भी चीज़ वही है कि मेटा कॉग्निशन इज कॉग्निशन अबाउट कॉग्निशन, यानी संज्ञान के बारे में संज्ञान, संज्ञान के बारे में संज्ञान कहलाता है परासंज्ञान। ठीक, चिंतन के बारे में चिंतन हो गया, जागरूकता के बारे में जागरूक होना क्या कहलाएगा, मेटा कॉग्निशन हो जाएगा। जानने के बारे में जानना, आप जो चीज़ जान रहे हैं, तो ये जो हमने जाना आज कि संवेग और संज्ञान क्या है, ये हमने क्यों जाना, इस पर विचार करना है, ये क्या कहलाएगा, मेटा कॉग्निशन। ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ रैन छोड़ दीजिए। तो बच्चे के लिए ये जो बारिश हो रही क्यों हो रही है, बारिश हो, तो ये चीज़ें वो समझेगा कि अगर ये नहीं होगा तो फिर क्या होगा, तो खुद से चिंतन करेगा, थिंकिंग लेवल बढ़ेगा, अलग अलग तरह से सोच पाएगा, अमूर्त चिंतन कर पाएगा और रियल जिंदगी से कनेक्ट कर पाएगा। इसका क्या महत्व है, इसको कहते हैं मेटा कॉग्निशन। अब आ जाइए क्वेश्चन पर। अब जो है जान तो सब रहे हैं आंसर, लेकिन मीनिंग अगर नहीं पता होगा तो फंस जाएंगे फिर। अब कह रहा है कि संवेग और संज्ञान एक दूसरे से पूर्णतः अलग है, स्वतंत्र है, या सन्निहित है, या संबंधित नहीं है। अगर गलत वाला छांटिएगा तो लगेगा कि संबंधित नहीं है, ये गलत है, पूर्णतः अलग है, ये गलत है। अब फंस जाएंगे, स्वतंत्र होगा कि सन्निहित होगा। और स्वतंत्र कब होता है, जब लिखा हुआ रहे जोजोंक। ठीक है, जब ये लिखा रहेगा तब आंसर ये होगा, लेकिन जब ये लिखा हुआ नहीं है तो मारेंगे ऑप्शन नंबर सी। सन्निहित का मतलब होता है एक दूसरे में अंतर्निहित, मिला हुआ, या एक दूसरे पर, या एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है, दूसरे का प्रभाव पहले पे पड़ता है, तो दोनों क्या है, सन्निहित है, मिला हुआ है। ठीक, नेक्स्ट देखिए। आसान क्वेश्चन है। क्या होगा इधर से, सिर्फ हम इसको प्रभावित कर रहे हैं, इसको कहेंगे एक दिशीय, सिर्फ ये हमको प्रभावित कर रहा है एक दिशीय, लेकिन हम भी इनको प्रभावित कर रहे हैं, ये भी हमको प्रभावित कर रहा है, तो क्या होगा, द्विदिशीय। ठीक है, यानी दोनों दिशा से होगा।
संवेग भी संज्ञान को करेगा और संज्ञान भी संवेग को। तो इस तरह से गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है दोनों के बीच। ऑप्शन नंबर एक दिशा में नहीं होगा। इस शिल्प क्या कह रहा है, संज्ञान संवेग को प्रभावित कर रहा है, इतना नहीं कहेंगे, या संवेग संज्ञान को कह रहा है, नहीं, स्वतंत्र कब कहेंगे, जब जो जोन करेगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अब देखना थोड़ा सा जो है कहने का अंदाज इन्होंने बदल दिया और अभी आंसर देखना बदल जाएगा बच्चे का। चलिए आप बताइए तो, ठीक है आप बताइए। बस उन्होंने ऑप्शन में थोड़ा सा जो है ना बेईमानी कर दिया और कुछ नहीं किया। ठीक है, पीछे से, इधर से, हाँ आप लोग डी नंबर, ठीक है बहुत अच्छा। इधर से आप लोग बोलिए, पीछे से। जो नंबर देख लेते हैं। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, मतलब बार बार वो कम नंबर आ रहा है, फेल हो जा रहा है, वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं। अब खुद महसूस करने लगा कि हम पढ़ने लिखने में अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, डीमोटिवेटेड हो जाता है बच्चा, तब उनमें बिना प्रयास का कार्य को आसानी से छोड़ देता है। अब वो हार मान लेता है कि हमसे नहीं होगा और वो छोड़ देता है पढ़ाई लिखाई या जो भी काम है। तो ये कह रहा है कि आसानी से छोड़ने की संभावना है। ये क्या दर्शा रहा है, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है, एकदम संबंधित है। प्रोडक्ट है हम लोग, डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट, तो इन दोनों का ही गुणनफल है, तो संबंधित नहीं है, गलत है। संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, ठीक है। अब कह रहा है संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है, ऐसा हम कब बोले, हाँ आनुवंशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है, ये दोनों बात तो ठीक ही है। संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, ठीक है, अलग नहीं है, ये बात सही है, क्योंकि हम जान रहे क्या अंतर संबंधित है। यही बात यहाँ बी नंबर में लिखा गया है। अब सी में लिखा गया संज्ञान एवं संवेग संबंधित। ये कहने का मतलब ये कह रहा है क्या, अलग है, संबंधित नहीं है का मतलब ये क्या कह रहा है, अलग है, इसलिए ये गलत हो गया। आप समझने का फेर था, यहाँ कह रहा है संवेग संज्ञान अलग नहीं है, क्या अलग है, क्या है, अंतर संबंधित। तो इन्होंने अंतर संबंधित के जगह में क्या कह दिया, अलग नहीं है, बस कहने का नजरिया बदल दिया, बाकी बात वही था। यहाँ तो कह रहा है संबंधित ही नहीं है, तो ऐसा थोड़ी संबंधित नहीं है, हमने पढ़ा कि संबंधित है, प्रभावित करता है। हाँ क्या सी नंबर सही होगा, कौन है सी नंबर वाले, हाथ खड़ा कीजिए पहले। सी नंबर वाले नहीं, 3 नंबर वाले, अच्छा खड़े हो जाइए पहले, शर्माना नहीं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात, अच्छी बात है आपने कह रहा है सी, तो बताइए सी में क्या क्या रहा है, पहले यही बता दीजिए आप, उसका क्या भाव समझे। संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है। अब ये बात कह रहा है कि दोनों अलग अलग है, इसका मीनिंग ये निकल के आता है कि दोनों अलग अलग है। संबंधित नहीं है का मतलब क्या हुआ, अलग अलग है, आपसे इसका संबंध नहीं है, तो आप दोनों अलग अलग हुए ना, तो यही बात तो कह रहा है। अब क्या हो गया, हम कहेंगे आपका इससे कोई रिश्ता नहीं है, तो क्या कहेंगे, आप दोनों भाई बहन हैं, नहीं ना कहेंगे, ऐसा नहीं होगा। जब संबंधित नहीं है मतलब कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ कह रहा है अलग नहीं है, दोनों अलग नहीं है, मतलब दोनों अंतर संबंधित है, एक दूसरे पर प्रभावित करता है, ये बात होता है। ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी नंबर ना। अब ये जो उत्तेजना है किससे रिलेटेड होगा, संज्ञान से। स्मृति याद करना, ध्यान भी कहाँ है, अटेंशन, ध्यान दीजिए, तो ध्यान कहाँ से देते हैं, संज्ञान से। तो ये हो गया आपका डर, फियर, एंगर, लव, वाटसन के अकॉर्डिंग, तो ये एक संवेग है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा संवेगिक विकास के लिए सबसे उपयुक्त होगा, क्या होगा, पीछे से आप लोग बोलिए, नहीं आप लोग चुप ही रहिए। अब कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है।
क्या जो करेंगे कि बच्चे का सबसे ज़्यादा वो अच्छा फील करे या उसके संवेगात्मक विकास में क्या वो बेहतरी आए या बेहतर विकास हो सके। कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक माहौल, प्रजातांत्रिक का मतलब क्या हुआ, डेमोक्रेटिक, बच्चे को उसके अकॉर्डिंग आज़ादी देना, ठीक है। अब दूसरा, अध्यापक की कोई सहभागिता नहीं, जब अध्यापक रहेगा ही नहीं तो बच्चे का फिर माहौल देख लीजिए क्लासरूम का, क्योंकि यह माता पिता का कार्य बिल्कुल नहीं। कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, अब पूरा नियंत्रित भी नहीं रखना है, ठीक है, पूरा कंडीशन नहीं रखना है। कक्षा कक्ष का माहौल हमेशा होना चाहिए डेमोक्रेटिक, बच्चा फ्री फील करे, अपनत्व वाला फील करे, यहाँ सत्तावादी नहीं होना चाहिए, पूरा कंट्रोल में नहीं होना चाहिए किसी का, तो ये क्या होगा, गलत होगा। कक्षा कक्ष का अधिकारवादी, अब ये अधिकारवादी क्या है, किसी एक का अधिकार होगा, टीचर का अधिकार है क्लासरूम पर, सत्तावादी भी कह रहा है नियंत्रित मतलब टीचर नियंत्रित कर रहा है, तो नियंत्रित भी टीचर कर रहा है, एक अधिकार भी टीचर का है, तो यहाँ नहीं होना चाहिए। कैसा माहौल देंगे बच्चे को, अगर कंट्रोल टीचर का रहेगा तो कभी बच्चा फ्री फील करेगा, कभी कुछ पूछ पाएगा, नहीं पूछेगा, क्योंकि टीचर जिस तरह से चाहेगा क्लास का संचालन करेगा। और प्रजातांत्रिक माहौल में होता है बच्चे को फ्री दिया जाता है, छूट दिया जाता है, कुछ भी कहने की आज़ादी होती है, जो भी समस्याएं बच्चा बेधड़क टीचर से पूछ सकता है, तो ये होता है प्रजातांत्रिक माहौल। तो सबसे अच्छा माहौल कौन सा, प्रजातांत्रिक। देखिए तो ये थोड़ा बेहतर क्वेश्चन है, समझ करके उत्तर दीजिएगा ऑप्शन को। क्वेश्चन समझ में आया। संवेग और संज्ञान के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही है। पढ़ते हैं, अब देखते हैं। उच्च स्तरीय दुश्चिंता, बहुत ज्यादा टेंशन में है बच्चा, ठीक है, समस्या समाधान कौशल को बेहतर करेगा, क्या करेगा, जब बच्चा चिंता में हो, दुश्चिंता में हो, तो समस्या समाधान नहीं हो पाएगा, वो तो सोच समझ भी नहीं पाएगा बेहतर। संतुलित उत्साह भागीदारी और अधिगम को बढ़ाता है, सुनने में ठीक ठाक लग रहा है, देख लेते हैं आगे। निराशा अधिगमकर्ताओं को और अधिक प्रयास करने के लिए अभिप्रेरित करता है, जब निराश और हताश हो जाएंगे तो कभी भी सीखने को बढ़ावा नहीं देगा। शर्मिंदगी अधिगमकर्ताओं को सामूहिक कार्यों में पहल करने के लिए अभिप्रेरित करती है। खूब ज्यादा बेइज्जत कर दिए क्लास में एक बच्चे को, क्या वो कभी जा करके अब दूसरे ग्रुप में जा करके काम करने की कोशिश करेगा, उसको लगेगा हमेशा, उस बच्चे को अपने आप पर ही डाउट हो जाएगा कि क्या पता फिर हम कुछ बोले और गलत निकल जाए मेरे मुंह से, या सर गलत कह दे फिर डांट पड़ जाए, तो ये जो है शर्मिंदगी, ये कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। तो संतुलित उत्साह, कोई खुशी मिला, कोई अचीवमेंट हुआ तो उतना ही खुश हुआ, ज्यादा भी नहीं हो रहा है, कम भी नहीं हो रहा है, एक लेवल होता है, और इससे क्या करें, ये भागीदारी अधिगम को बढ़ाता है। खूब ज्यादा खुश हो गए फिर दूसरी बार हार गए तो बहुत ज्यादा निराश भी होना पड़ जाएगा। इस तरह से कोई चीज अचीव कर रहे हो तो संतुलित उत्साह होनी चाहिए। अगर कोई चीज निराशा हाथ लगे तो ज्यादा भी निराश नहीं होना, ठीक है, लाइफ का पार्ट है, सीख रहे हैं, थोड़ा गलती होता है या कम नंबर आ गया कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से पढ़ेंगे, ज्यादा है। ऑप्शन नंबर, ठीक है, नो क्वेश्चन देखिए तो। क्या होगा, ए नंबर, ठीक है। अपनी सोच की प्रक्रिया के बारे में चिंतन करना, अभी पढ़ा रहे थे मेटाकॉग्निशन, अपनी सोच के बारे में सोचना मेटाकॉग्निशन। अधिसंज्ञान या अभिसंज्ञान, पहला होता है स्मृतिकरण, कहीं भी ऐसा देखे याद करने को अच्छा कहीं या मेमोराइजेशन अच्छा होता है, सीटेट में कभी भी स्मृतिकरण अच्छा नहीं होता है। अच्छा तभी होगा, बोलेगा इनमें से सीखने में कौन सहायक नहीं होगा, तब होगा स्मृतिकरण या याद करना, रट्टा मारना, इस स्थिति में होता है रट्टा मारना, बाकी स्मृतिकरण नहीं होगा। अधिसंज्ञान होता है अपने ही सोच के बारे में सोचना। नेक्स्ट देखिए, क्या होगा, संवेग और संज्ञान के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है। अब देखिए, उच्च स्तरीय तनाव अधिगम में बाधक है, देख रहे हैं, कह क्या रहा है, लग रहा है कि वो निगेटिव वर्ड है लेकिन भाव को समझना। अब वो जमाना चला गया कि आप निगेटिव पॉजिटिव चीज को याद करके आंसर टिक कर लेंगे, पूरा सेंटेंस समझना होगा। कह रहा उच्च स्तरीय तनाव, बहुत ज्यादा टेंशन में है, वो अधिगम में बाधक बनता है।
ये बात सही है या गलत है? तो फिर आप देख लीजिए, बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। रुचि अधिगम में बाधक है, रुचि नहीं है अधिगम नहीं होगा। बच्चे में रुचि पैदा करना है, अगर रुचि नहीं है तभी अधिगम हो पाएगा। सीखने की पहली शर्त होती है रुचि, तो रुचि का अहम रोल होता है किसमें? अधिगम में। उच्च स्तरीय तनाव अधिगम में सहायक होता है। फिर कह रहा तनाव में, टेंशन में बच्चा सीखने में सहायक होगा? एकदम नहीं होगा, रुकावट डालेगा। अरुचि अधिगम में सहायक होगा। अब बच्चे में रुचि ही नहीं है, सीखेगा क्या हुआ? तो ये बात होता है। समझने की कोशिश कीजिएगा तो जरूर समझ जाइएगा। आप कोशिश नहीं करना चाहते हैं, समझना नहीं चाहते हैं। अब ये क्या मतलब हो गया? उच्च स्तरीय तनाव, खूब चिंता में है आप, ठीक है। घर में आपको पूरा लात घुसा दे करके स्कूल भेजा है, उसके बाद बोला है कि आप जो है ना पढ़ने में क्या है वो सहायक होगा या बाधक होगा? आप पढ़ पाएंगे क्लासरूम में? क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं? हाँ, क्योंकि मार लगा और जबरदस्त मार लगा है, तो क्या कर रहा है? बाधा डाल रहा है। आप समझ में आया? क्या और मार खाओगे? अभी खत्म नहीं हुआ, अभी नया टॉपिक चलेगा, समय है अभी। कितना क्लास है? 2 घंटा है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत आसान सा पूछ दिया जाता है। क्या पूछता है? कि आंतरिक अभिप्रेरणा और बाहरी प्रेरणा अभिप्रेरणा के बारे में, कि बच्चे में कौन सा जो है ये कथन दिया हुआ, इस बच्चे में आंतरिक अभिप्रेरणा या बाह्य है। इस तरह से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो आज देखेंगे मोटिवेशन। एक तो सीखने के नजरिए से भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये आपके यहाँ से एक आसान सा सवाल पूछा जाता है। अब थोड़ा शांत हो जाइए, ठीक है? गर्मी लगने लगा। ये मोटिवेशन क्या है? अभिप्रेरणा क्या है? नोटिफिकेशन। देखिए, आपकी बार ऐसा नहीं है कि दिसंबर में सीटेट नहीं आएगा, तो ये गारंटी है कि आएगा ही आएगा। अब नोटिफिकेशन में जल्दी देरी हो सकती है, वो अगले महीने में देखने के लिए फर्स्ट सप्ताह में मिल जाए आपको, ऐसा उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है? हाँ, फॉर्म का ही बात कर रहे हैं। तो अभी अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2 महीना तो काफ़ी है। क्वेश्चन बाद में। अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। तो चलिए देखते हैं मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। मोटिवेशन सीखने की पहली और अनिवार्य शर्त है। जो बच्चा जितना ज़्यादा मोटिवेटेड, उसकी अधिगम उतना ज़्यादा। जितना ज़्यादा मोटिवेटेड है सीखने के लिए, जितना ज़्यादा उत्सुक रहेगा, जितना ज़्यादा बच्चे में क्यूरियोसिटी रहेगी, उतना ज़्यादा सीखेगा। तो मोटिवेटेड बच्चा में ही उत्सुकता होगा, जिज्ञासा होगा। जिसमें मोटिवेशन है ही नहीं, जिनको सीखना ही नहीं है, अभी प्रेरणा नहीं है, तो वो उनको लाख पढ़ा लीजिए, लाख शांत करवा लीजिए, क्लासरूम में शांति बनाए रखिए, वो अपने गप में लगा ही रहेगा। तो सीखने के लिए सबसे पहली शर्त क्या है? मोटिवेशन है। जिसमें यहाँ भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं बैठ करके गप करें, जबकि अभी ये दौर है गप करने का। अब इतना कम समय है, नौकरी आ रही है, जा रही है, निकल रहा है नज़र के सामने से, दोस्त लोग टीचर बन रहे हैं, और आप बैठ करके क्लासरूम में सीटेट पे सीटेट का क्लास किए जा रहे हैं। तो ये मौका नहीं देना है। एक बार क्लास करना है, ईमानदारी से करना है, और फिर गायब हो जाना है दुनिया से, ठीक है? सॉरी, समाज से गायब हो जाना है ना। तो इस तरह से मोटिवेशन कब आएगा आप लोगों में, बताइए? 2 महीना इस तरह से तैयारी करें कि बगल वाले को पता ना चले ये बच्चा जिंदा है या यहाँ है या कहीं विदेश तो नहीं चला गया। चुपचाप सीधे से क्लास आओ, जाओ घर, चुपचाप घर में बैठ करके पढ़ो, ना घर से निकलना ना कहीं जाना है। शाम में निकलेंगे, 10 मिनट अंधेरे में घूम लेंगे, फिर जा करके पढ़ने बैठ जाना। तो ये लेवल का मोटिवेशन होना चाहिए आपके अंदर, और बच्चे में भी यही डेवलप करने की कोशिश करेंगे। हाँ, कुछ बोल रहे हैं क्या? हाँ बोलिए। तो कहेंगे सीखने की पहली और अनिवार्य, एकदम जरूरी है, अनिवार्य शर्त क्या है? अभिप्रेरणा है, ठीक। अगर बच्चे में मोटिवेशन का लेवल डाउन है तो बच्चा सीख नहीं पाएगा। तो सिर्फ ये बच्चे पे जिम्मेदारी नहीं होती है कि मोटिवेशन कम है तो वो नहीं सीखेगा। अगर बच्चे में मोटिवेशन का लेवल कम है तो एज ए टीचर आप उनको मोटिवेट कीजिए, ठीक है?
आप मोटिवेट कैसे करेंगे ये आप पे डिपेंड करेगा। आप उनको गोल याद दिलाइए, उनको टीचर बनाइए, जिस तरह से अभी हम आप लोगों को कह रहे थे ये कीजिएगा तो इस तरह से होगा। तो बच्चे के सामने एक लक्ष्य रखिए, तब वो सीखने के लिए होगा। अपने सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाइए, बच्चा सीखने के लिए तत्पर रहेगा। दूसरे दिन खुद वो सोचेगा कल सर ने बोलाएंगे एक नया खेल खिलाएंगे, तो वो बच्चा दौड़ते हुए दूसरे दिन स्कूल आएगा। घर में कुछ भी कहते घर वाले बोलेगा नहीं आज तो हम यहाँ नहीं रहेंगे, चाहे कुछ भी कह लीजिए, कोई भी काम दे दीजिए, हमको स्कूल जाना है, सर बोले नया खेल खिलाएंगे। तो इस तरह से क्या होगा, बच्चा मोटिवेटेड है सीखने के लिए, वो नया खेल खेलने के लिए मोटिवेटेड है। तो अब तो आप लोगों को खेल नहीं खिला सकते हैं, तो आप लोग इस नौकरी को लेकर के मोटिवेटेड खुद से हो सकते हैं। और अभी आगे देखेंगे किस तरह से मोटिवेशन, कौन सा मोटिवेशन बच्चे के अंदर डालना है, कौन सा अपने अंदर लाना है। तो सीखने की पहली शर्त क्या है, मोटिवेशन है। एक मनोवैज्ञानिक है B.F. स्किनर, नाम सुने हैं? उन्होंने चूहों पर एक्सपेरिमेंट किया था, सुने तो अच्छी बात है, नहीं सुने तो सुन लीजिए। तो उनका एक्सपेरिमेंट चूहों पर था। तो उन्होंने वहां पर 2 शब्द दिया था, एक दिया था पुनर्बलन का, जिसमें सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन। तो मोटिवेशन का एक रूप पुनर्बलन भी होता है, तो वो भी एक मोटिवेशन की तरह ही काम करता है। स्किनर ने इसकी परिभाषा, अभी प्रेरणा की परिभाषा अपने भाषा में इस तरह से दिया है कि मोटिवेशन जो है, मोटिवेशन इज द नेशनल हाईवे ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम का कहेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग। किसको कहा है, मोटिवेशन को। तो मोटिवेशन को अधिगम का राष्ट्रीय राजमार्ग। किसी ने हाईवे देखा है यहाँ पर, कितना चौड़ा रोड होता है, एक बगल जाने का दूसरे बगल आने का। आप उस पर गाड़ी बाइक कभी भी 40-45 पर नहीं चलाएंगे, देख के कि मन लगेगा थोड़ा एक्सीलेटर और दे दें, 70, 80, 85 तो चला ही लेंगे। तो इस तरह से होता है, यही होता है मोटिवेशन। तो स्किनर ने इसको उस हाईवे से जोड़ करके बताया है कि बच्चे अगर मोटिवेटेड रहेंगे, उनकी लर्निंग की गाड़ी उसी हाईवे की तरह दौड़ेगी, जिस तरह हाईवे पे गाड़ी दौड़ती है फुल स्पीड में, 100 की स्पीड में, 200 की स्पीड में। तो जब बच्चा मोटिवेटेड रहेगा तो बच्चे की लर्निंग की गाड़ी फुल स्पीड में चलेगी। तो बच्चे को मोटिवेटेड रखना है, सीखने के लिए तैयार रखना है, बच्चे में रुचि, इंटरेस्ट को पैदा करना है। तो लिख लीजिए स्किनर के अकॉर्डिंग क्या कहा, मोटिवेशन इज नेशनल हाईवे ऑफ लर्निंग। ठीक है, अभी प्रेरणा सीखने में राष्ट्रीय राजमार्ग की तरह है। ठीक है, कैसा है, राष्ट्रीय राजमार्ग की तरह। तो जिस तरह से हम हाईवे पर गाड़ी चलाते हैं, उस तरह लर्निंग की गाड़ी बच्चे की दौड़ेगी जब बच्चा रहेगा मोटिवेटेड। तो यही मोटिवेशन है जो हमें इसके ओर, लक्ष्य की ओर ले जाता है। तो लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं, किसके वजह से, मोटिवेशन के वजह से। तो लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए कौन बाधित करता है, मोटिवेशन बाधित करता है। जब तक आप में मोटिवेशन नहीं है, आप लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर है। तो मोटिवेशन क्या है, सीखने की पहली शर्त है। मोटिवेशन नेशनल हाईवे की तरह है, जितना ज़्यादा बच्चा मोटिवेटेड उतना ज़्यादा सीखेगा। बच्चे को हमेशा मोटिवेटेड रखना है। क्लासरूम में जाने से पहले या जाने के बाद पहले बच्चे में देखेंगे मोटिवेशन का लेवल क्या है, बच्चा सीखने के लिए तैयार है या नहीं है। अगर नहीं है कुछ बच्चे, तो थोड़ा सा उनको मोटिवेट करने की जरूरत है। मोटिवेट कीजिए, फिर अपना टॉपिक शुरू कीजिए। ठीक, अब नेक्स्ट आ जाता है मोटिवेशन साइकिल। अब ये मोटिवेशन जो है आपका, इसका कुछ शाब्दिक करते हैं। क्या शाब्दिक करते हैं, इसका हिंदी रूपांतरण क्या होता है, अभिप्रेरणा। तो ये मोटिवेशन शब्द निकला है आपका लैटिन वर्ड से, इसे लैटिन शब्द से, जिसका मतलब होता है क्या, कौन सा शब्द है, मोटम। और इस मोटम का मतलब क्या होता है, टू मूव। क्या कहेंगे, टू मूव, यानी कि गति करना। तो ये मोटिवेशन है जो कि बच्चे को गति में ला देता है, सीखने को गति में ला देता है। जब मोटिवेशन रहेगा तो बच्चे में गति होगी, सीखने के लिए तत्पर होगा। तो मोटिवेशन लैटिन शब्द से निकला है, जिसका माने होता है यानी मोटम शब्द से निकला है, और इसका मतलब होता है गति करना। क्या करना, गति करना। दूसरे शब्दों में इसी मोटम को कहा गया है क्या, इस मोटम को कहा गया है मोटिव, या मोटिव बन गया। ठीक है,
फिर क्या कहा इसको मोटिव से जोड़ा, और मोटिव का मतलब होता है नीड या आवश्यकता। तो जब बच्चे में आवश्यकता होगी तब सीखेगा। तो इस मोटिव को, इस प्रेरणा को या प्रेरक को क्या कहेंगे, मोटिव यानी आवश्यकता। तो इसको जोड़ दिया मोटिवेशन को किससे, आवश्यकता से। तो इस शब्द को किससे जोड़ा, आवश्यकता से। यानी अगर आपके पास आवश्यकता नहीं हो तो आप जो है किसी भी चीज के लिए, सीखने के लिए तैयार नहीं रहेंगे। अब सामने कोई लक्ष्य ही ना हो, आपको जरूरत ही ना हो उस चीज की, क्या सीखने के लिए तैयार होंगे। बहुत ज्यादा मोटिवेशन था, PRE 4 आने वाला था, तैयारी कर रहे थे, हम भी कर रहे थे, आप लोगों में भी कुछ कर रहे होंगे, आप लोगों में नहीं, आपके दोस्त कर रहे होंगे। तो उस समय जब कह रहा था कि जल्दी ही एग्जाम होगा तो बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ाई में लगे हुए थे। जैसे बोल दिया दिसंबर में होगा, तो क्या उस लेवल से लर्निंग हो पा रही है, नहीं हो पा रही। क्यों, क्योंकि ये आवश्यकता जो है वही आवश्यकता, लेकिन लग रहा है हम लोगों के दिमाग में ये बैठ जाता है कि अभी बहुत दिन है एग्जाम, अभी से पढ़ेंगे तो कितना पढ़ेंगे, जबकि ऐसा सोचना चाहिए कंपटीशन इतना हार्ड है, पढ़ाई लर्निंग जारी रखनी चाहिए। जिस पेस से, जिस स्पीड से पढ़ रहे हैं उसी स्पीड से अपनी तैयारी को जारी रखना है। तो जब तक आवश्यकता नहीं है तब तक कहेंगे बच्चे में मोटिवेशन नहीं है। तो आवश्यकता भी बच्चे में मोटिव को जनरेट करता है, आगे बढ़ने के लिए ये प्रेरित करता है। तो मोटिवेशन शब्द कहाँ से आया, मोटम से, जिसका माने क्या होता है, गति करना। ठीक है। अब ये मोटिव जो है, ये प्रेरक जो है 2 तरह का होता है। कितने तरह का, प्रेरक कहेंगे या मोटिव कहेंगे, कौन कौन से। एक होता है बायोलॉजिकल, तो 2 प्रेरक सभी बच्चे में या इंसान में कहेंगे। दूसरा होता क्या, सोशियोमेट्रिक या कहेंगे एक्वायर्ड, अर्जित। ठीक है, एक ही बात है दोनों का। एक होता है बायोलॉजिकल, जो बच्चे में जन्म से होता है ये मोटिव। अब जन्म से क्या क्या होगा, कौन कौन से कारक हो सकते हैं जो जन्म से हो बच्चे में, बताइए। तो देखिए, सबसे पहले जो भूख है या कहेंगे भोजन, ये भूख ही कह सकते हैं इसको, ये जन्म से है, ये प्रेरक है, ये मोटिव है। जब भूख लगता है तो बच्चा भी क्रिया करता है, हम भी क्रिया करते हैं, आप भी क्रिया करते हैं। क्या करते हैं, भूख लगता है दौड़ करके समोसा वाले के पास जाएंगे, तुरंत अभी छुट्टी होगा। तो ये क्या है, जन्मजात है सभी में। ये मोटिव यही है जो चोरी भी करवा देगा या कुछ भी करवाने के लिए तैयार होगा जब आप भूखे रहेंगे। 3 दिन आपको बंद करके हम रख देंगे भूखे, और फिर खोल देंगे तो आप क्या करेंगे बताइए। सबसे पहले खाना ढूंढेंगे, फिर आकर के हमको जो है मारेंगे। ठीक है, तो मारने वाली बात बाद में याद रहेगी, पहले कहीं से थोड़ा एनर्जी ले लिया जाए तब इसका काम तमाम करेंगे। तो ये है भूख, फिर है प्यास। ठीक है, नींद, अगर 2 दिन रख दिया जाए बिना सोए हुए तो फिर सोच लीजिए। तो ये मोटिवेशन है, उसके लिए किसी हद तक जा सकते हैं। तो बच्चे को इसी तरह से सीखने के लिए किसी भी हद तक जाना चाहिए, मतलब तैयार रहना चाहिए। तो ETC ये सारे कैसा प्रेरक है, जन्मजात। अब अर्जित क्या होगा बताइए, डरना रोना, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं वो। तो ये ETC है, जितना लिख सकते हैं अपने से। ज़्यादा लिखेगा आपको ज़्यादा याद रहेगा, क्योंकि जब खुद से एग्जाम्पल लिखते हैं तो वो वाला आपको याद रखता है। यहाँ सर बता रहे थे, हमने यहाँ पर अपने से एग्जाम्पल सेट किया है, ये वाला लिखा है। बाकी यहाँ क्या आ जाएगा, रुचि। अब ये अर्जित है, हम पढ़ा रहे, पूरा बोरिंग पढ़ा रहे हैं, जो भी रुचि था आप में पढ़ने लिखने का थोड़ा सा, वो भी खत्म हो गया। चलिए आप थोड़ा सा हफिया लेते हैं, सो जाते हैं। सर का क्लास ऐसे होता है, तो पीछे बैठ करके 1-2 नींद भी पूरा लेगा। ठीक है, तो ये है रुचि। शिक्षा कैसा कारक है, अर्जित कारक है। और क्या होगा, प्रतिष्ठा, सम्मान। ठीक है, संवेग यहाँ पे। तो जितने भी आप अचीव करते हैं, जैसे आप यहाँ पर अब कोई उपलब्धि अचीवमेंट कर रहे हैं, तो कैसा कारक, यहाँ पर अचीव किए हैं तो वो आपका जन्मजात कारक होगा। पैसा हो गया, रुपया हो गया, नाम कमाना चाह रहे हैं, कैसा कारक है, ये अर्जित कारक है। आप नाम कमा करके बड़े आदमी, स्टार बन जाएंगे, कैसा कारक होगा, अर्जित कारक होगा। और जो जन्म से आ रहा है वो बायोलॉजिकल। तो 2 तरह का मोटिव होता है, प्रेरक होता है। अब आ जाते हैं इस मोटिवेशन के प्रकार पर। क्या, मोटिवेशन के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। अभी प्रेरणा के प्रकार कौन कौन से, एक होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इसको कहते हैं बाह्य अभिप्रेरणा।
क्या कहेंगे? बाह्य अभिप्रेरणा। और इसको कहेंगे आंतरिक। ठीक है, कितने तरह के मोटिवेशन? 2 तरह के। और क्वेश्चन जो पूछा जाता है पेपर में यहीं से पूछा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। पता चलेगा अगर यहाँ से ध्यान हटा तो आंतरिक की जगह बाह्य और बाह्य की जगह आंतरिक हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसको इंटरनल भी कहते हैं, दूसरा नाम इंटरनल, हिंदी में वही होगा आंतरिक, और इसको कहते हैं एक्सटर्नल। तो 2 नाम है, एक्सटर्नल कहिए, एक्सटेंजिक कहिए। हिंदी में आंतरिक और बाह्य। अब आंतरिक और बाह्य में क्या अंतर है? जिस बच्चे में सीखने का केंद्र, अगर उसका मकसद या उसकी आवश्यकता सीखने का केंद्र बच्चे के अंदर हो तो क्या कहेंगे? आंतरिक। तो कहेंगे लोकस ऑफ कंट्रोल। क्या कहेंगे? लोकस ऑफ कंट्रोल। कहाँ हो? सेंटर में हो या केंद्र में हो, बच्चे के अंदर हो। ठीक, तो केंद्र कहाँ है बच्चे का सीखने का? लोकस ऑफ कंट्रोल कहाँ है? बच्चे के अंदर है। खुद से, उसके अंदर से आवाज आ रही है ये काम करो, ये बेहतर है, तो कहेंगे कैसा मोटिवेशन? आंतरिक मोटिवेशन। अगर लोकस बाहर है तो कहेंगे बाह्य। अब कैसे? एक एग्जांपल से समझिए। ठीक है, पहले सुन लीजिए। अब जैसे लोकस ऑफ कंट्रोल अंदर है, आपको एक अच्छा टीचर बनना है, सिर्फ सीटेट पास नहीं करना है, सिर्फ 82 नंबर नहीं लाना है, अच्छे नंबर से पास करना है। आपको लगने लगेगा, आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा दिन तो लगेगा पास तो 82 नंबर हो जाएंगे, सेट मारिएगा 90-95 नंबर आएगा। लेकिन आप सोचेंगे और ज़्यादा सीखें, यहाँ सीखा हुआ रहेगा, आगे भी मेहनत करने में आसानी होगी, तो और ज़्यादा सीखने के लिए पढ़ रहे हैं। तो ये मोटिवेशन कहाँ से आ रहा है? आपके अंदर से आ रहा है या बच्चे के अंदर से आ रहा है? बच्चे को डांस या म्यूजिक अच्छा लगता है, वो जो है म्यूजिक भी सीखना चाहता है खुद से, खुद के इंटरेस्ट से, तो उसका लोकस कहाँ है? बच्चे के अंदर है, वो खुद सीखना चाह रहा है। तो कैसा मोटिवेशन होगा? आंतरिक। और जब जैसे यहाँ पर कह रहा है कि दहेज के लिए पढ़ रहे हैं, कि सीटेट पास कर जाएंगे, बीपीएससी लगे ना लगे, पहले हमको शादी कर लेना है, 8 लाख रुपया गिन के ले लेना है, फिर हमसे बीपीएससी निकले कि नहीं निकले वो जाने, मेरा ससुर और वो जाने। ठीक है, तो अपना पैसा लेकर के निकल लेना है। तो ये क्या हुआ? केंद्र कहाँ हुआ? बाहर हुआ। तो यहाँ पर पढ़ने जो आ रहे हैं दहेज के लिए, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले तो ये रखना ध्यान में कि दहेज नहीं लेना है। ठीक है, दहेज नहीं लेना है। छोटा बच्चा है, अब वो तैयारी कर रहा है या वो पढ़ रहा है, उसको बोलिएगा कि अगर क्लासरूम में आप टॉप आएंगे तो आपको इनाम दिया जाएगा। ठीक है, अब इनाम के रूप में कुछ भी हो सकता है, टॉफी हो सकता है, पैसा हो सकता है, पेन हो सकता है या स्टार हो सकता है। तो यहाँ पर लोकस ऑफ कंट्रोल कहाँ है? बच्चे के बाहर है। अब वो बच्चा मेहनत इसलिए कर रहा है कि उसको चाहिए वो पेन या वो गिफ्ट चाहिए, तो किसी भी गिफ्ट के लिए, बाहरी चीजों के लिए अगर मेहनत कर रहा है तो कैसा मोटिवेशन हुआ? बाहर। तो वो लोकस ऑफ कंट्रोल जो बच्चे का केंद्र जो हुआ, बच्चे के अंदर हुआ या बाहर? पैसे के लिए मोटिवेशन आ जाए, किसी चीज के लिए आ जाए, चॉकलेट के लिए आ जाए, स्टार के लिए आ जाए, तो ये सब चीजें जो होती है वो बाह्य होता है। तो क्वेश्चन में यही देखना होता है कि वो चीज जो हो रहा है बच्चे का, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक बच्चा जब एग्जाम में फेल हो जाता है तो उसका श्रेय वो किसको देता है? दूसरों को ठहराता है, स्कूल को या टीचर को जिम्मेदार ठहराता है। तो बच्चा किस तरह से अभी प्रेरित है? आंतरिक या बाह्य? बाह्य। और जब कहेगा कि यही क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि एक बच्चा फेल होने के बाद वो अपने फेल होने के जिम्मेदार खुद की मेहनत और खुद की योग्यता को ठहराता है, तो बच्चा किस तरह से अभी प्रेरित है? आंतरिक। जब वो खुद कह रहा है कि हमने ही कम प्रयास किया था, कम मेहनत किया था, और मेहनत करते तो पास हो जाते, तो तब ये खुद का यानी इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। बच्चे में हमेशा इस मोटिवेशन को डेवलप करना है। ये थोड़े समय के लिए देना है, कभी कभी देना है, ऐसा नहीं कि इसको खत्म कर देना है। ये देना है, सीखने का एक पार्ट है, तो मोटिवेशन के लिए दिया जाता है। कुछ ना कुछ दोगे तो इस तरह छोटे बच्चे हैं तो आंतरिक मोटिवेशन तो तुरंत जग नहीं जाएगा, तो समय समय पर देना, लगातार भी नहीं देना है। तो बाह्य मोटिवेशन लगातार नहीं देना है, लेकिन ये कर सकते हैं आप, डेली बच्चे को मोटिवेट कीजिए। आप सीखेंगे, बड़े आदमी बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, ये बनेंगे, इस तरह से मोटिवेशन देंगे तो बच्चे में आंतरिक मोटिवेशन जगेगा। जब आंतरिक एक बार आप जगा देंगे तो फिर आपको उनको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बच्चा खुद ब खुद पढ़ेगा, खुद ब खुद तैयारी करेगा। तो लोकस ऑफ कंट्रोल अंदर, और यहाँ पर कहेंगे लोकस ऑफ कंट्रोल अब एग्जाम्पल में लिखिएगा यहाँ पर क्या होगा, किसके लिए सीख रहा है? सीखने के लिए। ठीक है, अगर सीखने के लिए, लर्निंग के लिए बच्चा सीख रहा है, कोई भी चीज इसलिए पढ़ रहा है उसको सीखना है, तो कैसा कहेंगे है? अब यहाँ पर कभी कभी दुविधा हो जाता है, कोई जो है ना टॉप करने के लिए पढ़ रहा है, तो कैसा मोटिवेशन कहेंगे? आंतरिक या बाह्य?
होता है बाह्य, लेकिन धीरे धीरे वो फिर आंतरिक में बदल जाता है। ठीक है, शुरुआती दौर में लगता है कि बाह्य, क्योंकि टॉप होने के लिए पढ़ रहा है, लेकिन जब पढ़ने लगता है उसको, तो फिर धीरे धीरे उसमें रुचि डेवलप हो जाता है, एक आदत बन जाता है, पढ़ने की हैबिट हो जाती है, तो फिर क्या होगा, वो आंतरिक हो जाता है, आदत लग जाता है, सीखने के लिए होगा। और क्या होगा, एग्जाम्पल बताइए, और क्या हो सकता है आंतरिक? सीटेट पास होने के लिए, रुचि के लिए कोई चीज पढ़ रहा है, इंटरेस्ट के लिए, तो कैसा मोटिवेशन? आंतरिक मोटिवेशन। अब रुचि के लिए पढ़ रहा है क्योंकि उनको मजा आ रहा है पढ़ने में, तो क्या कहेंगे, आंतरिक। अचीवमेंट के लिए पढ़ रहे हैं, उपलब्धि के लिए पढ़ रहे हैं, आपको कोई चीज हासिल करना है, इसके लिए क्या होगा, आंतरिक मोटिवेशन है। तभी तो आप अचीवमेंट के लिए आपको गोल क्या कर रहे हैं, गोल के प्रति आप अपना काम कर रहे हैं, लगे हुए, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार कर रहे हैं, तो ये सब आपका होगा क्या, आंतरिक। और बाह्य क्या होगा, पैसा के लिए, ठीक है, इनाम के लिए, पावर के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, पूरा पावरफुल आदमी बनना है, तो ये सब क्या होगा, बाह्य। तो जब भी पैसा, इनाम, इंसेंटिव, इन सारी चीजों की बात करें तो बाह्य मोटिवेशन होगा। ठीक है, अब होता है एक अभिप्रेरणा चक्र। क्या, अभिप्रेरणा चक्र। अभिप्रेरणा चक्र, या इसको कहते हैं मोटिवेशन साइकिल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ये साइकिल किस तरह से काम करता है, तो सबसे पहले साइकिल में आ जाता है नीड। बिल्कुल आएगा, उपलब्धि हासिल कर लीजिएगा, खाली बोलेंगे मोटिवेट बाहरी तरह से रहिएगा, हो जाएगा। जब आप खुद से यूपीएससी निकालने के लिए या सीटेट निकालने के लिए आप ये अचीव करना चाहते हैं, तो आप एक लंबे प्रक्रिया से गुजरते हैं। क्या 4 दिन में आप सीटेट निकाल लेते हैं? पक्का 2 महीना 3 महीना तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ टीचर पढ़ा रहे हो रहा है, टीचर भी पढ़ा रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं, तो आप तब जाकर के वो गोल हासिल हो रहा है, तो आंतरिक होगा। तो एक थोड़े समय के लिए नहीं है। अब देखिए, पहला है नीड, दूसरा है क्या, नीड के बाद कहेंगे अराउजल। अराउजल था ना, अच्छा ड्राइव था, नीड है, ड्राइव है, उसके बाद अराउजल था, हिंदी भी लिख देंगे। फिर है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। कहाँ पढ़े थे बताइए तो, याद है? हाँ ठीक। फिर आ जाता है अचीवमेंट, और लास्ट में आ जाता है रिडक्शन ऑफ एरोजन। अब ये नीड क्या है, आवश्यकता है। अभी समझाते हैं कैसे काम करता है। ये होता है प्रनोद, और प्रनोद क्या होता है ये भी बताएंगे। ये होता है उत्तेजना। इसको क्या कहते हैं, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। और इसको कहते हैं उपलब्धि। इसके बाद आ जाता है उत्तेजना में कमी। समझिएगा इस साइकिल में ये किस तरह से ये साइकिल काम करता है, चक्र काम करता है। सबसे पहले बच्चे के सामने एक गोल होता है। क्या होता है, गोल होता है, कोई भी एक लक्ष्य होता है, या कहेंगे कि आवश्यकता होती है। अब किस चीज़ की आवश्यकता है, जैसे इनको नौकरी की आवश्यकता है, सपोज दैट इनको नौकरी की आवश्यकता है। अब आवश्यकता है नौकरी की, तो इसके लिए क्या आवश्यकता है, तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। अब क्या करेगा, घर में कहेगा इनको कि घर में बैठे रहते हैं, अचीवमेंट क्लासेस चल रही है, आप जाकर के वहाँ तैयारी कीजिए। वहाँ नहीं जाना चाहते तो घर में बैठ के तैयारी कीजिए। खाली दिन भर मोबाइल में रील देखते रहते हैं, पढ़ने लिखने का ठार नहीं है, तो डेली डेली ये घर में आपको बोला जाएगा एकदम निकम्मा है ये सब, पढ़ता ही नहीं है, क्या पास होगा, लोगल बेटा नौकरी ले लो जी। इस तरह से जब घर में बोलेगा तो आपके अंदर एक चिंगारी जलेगी। क्या जलेगी, चिंगारी। और यही है आपका उत्तेजना,
ये ये मोटिव या प्रनोट ड्राइव कर रहा है, कोई एक धक्का दे रहा है, कोई फोर्स लगा रहा है, और वो बाह्य फोर्स कौन हो सकता है? आपके घर वाले हो सकते हैं, परिवार वाले हो सकते हैं, या आपके अंदर से भी वो फोर्स आ सकता है। जब ये आ जाए कि फलाना नौकरी कर रहा है, आपके अंदर से ये आवाज़ आ जाए अब मुझे भी पढ़ना चाहिए, तब क्या होगा? एक ज्वाला जगेगा, और जब दिल में आग लग जाए तो उसको ठंडा कोई नहीं कर सकता है, वो आप खुद ही कर सकते हैं। तो इस आग, जब ये आग लगता है तब बच्चा जो है लग जाता है तैयारी करने के लिए। इतनी सारी किताब खरीदा सीटेट का, प्रीवियस ईयर, और भी साइकोलॉजी का अलग, हिंदी का अलग, मैथ का अलग, सबका सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू कर देगा। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार है, कोचिंग जा रहा है, आ रहा है, पढ़ रहा है, रात में भी पढ़ रहा है, दिन में भी पढ़ रहा है, पूरा मेहनत कर रहा है। और जब मेहनत करेगा तो उसका फल क्या मिलेगा? अब क्या होगा? एग्जाम देगा। इस तरह व्यवहार कर लिया और उपलब्धि मिल गई, बच्चे को उपलब्धि मिल गई, बच्चे सीटेट पास कर गए। जब सीटेट पास कर जाएंगे तो वो जो आग लगा था अभी क्या होगा? बुझना शुरू हो जाएगा। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन जो आपका खुशी का लेवल रहता है, समाज में जो घूमते हैं 120 नंबर ऐसे चल रहे हैं, मजा आ रहा है, हाँ फलाना बेटा 120 नंबर मिले, तो इस तरह से वो खुशी जो मिलता है, तब आपको जा करके ये सब चीज़ें याद आती है। हमने इस तरह से तैयारी किया और आज देखिए हम भी खुश हैं, घर वाले भी खुश हैं, समाज में भी नाम हो रहा है। तब ये चीज़ अब ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, 2-4-10 दिन मजा आएगा, 15-20 दिन के बाद फिर सब भूल जाता है कि आपका कितना नंबर था, क्या था, नहीं था। अब नया गोल सेट करने की ज़रूरत है बीपीएससी की। तो जब आप पास करके अच्छे नंबर से मोटिवेटेड है, कोई 82 नंबर से पास किया है, कोई 120 से किया है, लेवल तो दोनों का अलग अलग होगा, भले वो बराबर है, ठीक है, लेकिन उसमें मोटिवेशन का लेवल अलग होगा, कम वाले में अलग होगा। फिर नया गोल दोनों सेट करेगा बीपीएससी के लिए। चलिए आप बीपीएससी का तैयारी करते हैं, पूरा मोटिवेटेड है एकदम बीपीएससी के लिए, अपने इस बार मोटिवेटेड है, कोई धक्का भी नहीं दे रहा कि नौकरी लेना है, सीटेट तो पास हो गए, पूरा इधर से ड्राइव दिया, अंदर से फोर्स किया, चलो पढ़ने बैठ जाओ, 6 महीना एग्जाम है लेकिन आपको अभी से पढ़ना है। फिर यहाँ पर नोट एक धक्का दिया, अंदर से धक्का लगा, तो यहाँ पर आप में उत्तेजना जगी और फिर लग गए पढ़ने के लिए, फिर पढ़े, फिर मेहनत किए, और एक बार में आप लोगों ने बीपीएससी निकाल लिया, लिस्ट में नाम आ गया, फिर खुशी एकदम, माहौल है, लड्डू बट रहा है एकदम, हम जहाँ जहाँ रिश्तेदार है जा जाके एकदम मिठाई दे रहे हैं, खुशी का माहौल है एकदम पूरा खानदान में। रात में 4 बजे ही फोन आता है, हमारा बेटा रिजल्ट हो गया। इस तरह से आप लोगों का जब बोलेगा घर वाला, तो सुन करके एक खुशी मिलेगी। फिर जब नौकरी करने चल जाइएगा, 1 साल कीजिएगा तो क्या होगा? ठंडा हो जाएगा। वो जो आग जो जगह था, जो मज़ा आ रहा था, अब सोचिएगा पैसा भी हो गया, सब कुछ हो गया, अब क्या करना है? नया गोल सेट करना है। एक बढ़िया ऐसा लड़का या लड़की देख करके शादी कर लेते हैं, मास्टर यानी पूछ ली, ठीक है। अब देखिए पहले ही आप लोग शादी का सपना देख लेंगे, सीटेट पास हो जाइएगा, तो फिर आप शादी के लिए घर में बोलेंगे, घर वाला अगवा लगाएगा, फिर देखेगा इस ओवर में फिर चलेगा ये साइकिल, ये चलेगा, फिर आपके बच्चे होंगे, फिर आप उसको पढ़ाने के लिए लग जाएंगे, और जिंदगी भर ये साइकिल चलती रहेगी, नया नया गोल। अब बच्चा मेरा टॉप कर गया है, चलो भाई माता पिता को बुलाया स्कूल, वहाँ जा करके मजे कर रहे हैं। इस तरह से आपका ये साइकिल क्या होता है? पूरा जीवन चलता है। बच्चा इंटर पास हो गया है, अब डॉक्टर बनाना है या टीचर बनाना है या इंजीनियर बनाना है, ये नया गोल सेट करते हैं। नया गोल सेट करने के बाद फिर आप उस ओर अग्रसर होते हैं। तो जिंदगी में ये गोल क्या होगा? मोटिवेशन साइकिल चलते रहेगा, कभी खत्म होने वाली प्रक्रिया नहीं है, ठीक है।